हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स जो होते हैं या फिर हम कहें कि वेस्ट जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या था बेटा? वो वेस्ट या वो मटेरियल जो क्या होते हैं बैक्टीरिया वगैरह की मदद से डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वो इन्वायरमेंट में एज सच बने ही रहते हैं, जिस तरह प्लास्टिक की थैलियाँ पॉलीथीन वगैरह जो होते हैं ये कभी भी नहीं डिकम्पोज होते हैं, मिट्टी में हज़ारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है बेटा ये टेबल 3.3। ये टेबल आपको आपकी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। देखो बेटा, पहले लिखा हुआ है टाइप ऑफ वेस्ट, ये इस कॉलम में सारे टाइप ऑफ वेस्ट दिए गए हैं। उसके बाद है कि अप्रोप्रिएट टाइम टेकन टू डीजनरेट, यानी कि इनको डीजनरेट होने में बेटा कितना टाइम लगता है, इनको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितने समय में ये टूट जाते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है। पहले आता है बेटा पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, यानी कि सब्जियों के और फलों के छिलके और जो खाना बच जाता है वो क्या होते हैं बेटा? ये लगभग 1 से 2 वीक, 1-2 सप्ताह के अंदर बेटा ये क्या हो जाते हैं, टूट कर डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं तो बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है। उसके बाद जो पेपर होता है, कागज़ है बेटा, वो जो होता है वो लगभग 10 से लेकर 30 दिनों में वो क्या होता है, डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाता है, तो मतलब ये भी बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद है बेटा कॉटन के क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ लगभग 2 से 5 महीने तक का समय लेते हैं, लेकिन वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड, लकड़ी जो होती है, इसको लेकर लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं, पर ये लगभग 10 से 15 सालों में पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है, तो मतलब ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े, लगभग 1 साल लगता है इनको। ठीक है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं। उसके बाद बेटा लेकिन जैसे टिन है, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, कोई भी किसी भी धातु की कोई भी चीज़ है उसको लगभग 100 से 500 साल लग जाते हैं बेटा। इसका मतलब इतना लंबे समय तक तो क्या होगा, जनरेशन ही खत्म हो जाएगी जो चल रही है फिलहाल में, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होते। मतलब एक पर्सन ने टिन का कोई डिब्बा डाल दिया कहीं पे, अब 100 साल तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है ना, तो मतलब कि उसकी वो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक की बैग, सेवरल ईयर, इनको तो पता ही नहीं कितने सालों लग जाते हैं, और ये इसलिए क्या है, ये कभी डिकम्पोज ही नहीं होते, इसलिए क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके बेटा, इनको पढ़ना अच्छे से। आगे है बेटा सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो जैसा कि हमने देखा कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है बेटा। इट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, यानी कि जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल की, यानी कि बर्निंग मतलब उनको जलाना, वो बहुत स्लो है। एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजली, ये ध्यान रखना। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं बेटा वो आसानी से नहीं जलते हैं, जबकि नेचुरल बहुत आसानी से जल जाते हैं। और ना ही दूसरी बात, एक तो ना तो आसानी से जलते हैं, बहुत धीरे धीरे जलते हैं, और ना ही पूरे जलते हैं भाई, इनके एसिड्स बच ही जाते हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीज ए लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी जब भी आप किसी सिंथेटिक मटेरियल को जलाते हो ना, उसके जलाने से बेटा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉइजनस जहरीली फ्यूम्स निकलती हैं। यानी अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो उसको जलाने से बहुत जहरीली गैस होंगी जो आपकी हवा के साथ मिल जाएंगी और हमें अफेक्ट करेंगी। ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसी जहरीली फ्यूम्स निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन, हवा को प्रदूषित करती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड? हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? देखो, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल स्पेशली काऊ आर ईटिंग गार्बेज? आप सबने देखा होगा भाई, कूड़े कचरे के ढेर के आसपास जानवरों को, स्पेशली गाय या जो बैल सांड होते हैं उनको आपने गार्बेज, कूड़े कचरे के ढेर में से खाना खाते हुए देखा होगा। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग। अब भाई वो इतनी गंदी जगह पे खाना खा रहे, तो ऐसा खाना खाते खाते कई बार वो गलती से ना प्लास्टिक का वेस्ट भी क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं, जिस तरह पॉलीथीन की थैलियाँ निकल गए, एंड रैपर ऑफ फूड, या फिर जिनमें आपका फूड खाना पैक हो गया था उन रैपर को भी खा जाते हैं गलती से। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेज? क्या आप अनुमान लगा सकते हो इसके क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम निकलेंगे? तो द प्लास्टिक मटेरियल चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल। अब भाई प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं गलता है, ना ही मिट्टी में गलता है, ना शरीर के अंदर, तो यानी इससे क्या होगा, उनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव और उनका जो
सारा का सारा सिस्टम है बॉडी का, वो सारा का सारा बेटा ब्लॉक हो जाएगा एकदम से, और फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कोज ऑफ देयर डेथ, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जाकर उनके पेट में चिपक जाएंगे और जिसके उनकी धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो जाएगी बेटा। तो द पोली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन। जो आप पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर फेंक देते हो बेटा, उसी की वजह से ड्रेन्स जो होती हैं, ड्रेन मतलब कि जो गंदे नाले होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं बेटा। क्लॉगिंग मतलब वो रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी थैलियाँ हो जाएंगी तो पानी को ब्लॉक कर देंगी। सम टाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर इटेबल ऑन द रोड। कई बार बेटा हम भी खुद से भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं, और हम क्या करते हैं, अगर मान लो हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, हम चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं और कोई और भी चीज़ खा रहे हैं, तो उनके रैपर को बेटा हम ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं, या कभी पार्क में गए हैं तो इन द पार्क फेंक देते हैं, और पिकनिक प्लेसेस पे। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए बेटा। आज के बाद आप भी ये शपथ लेंगे कि कभी भी आप पॉलीथीन की चीज़ों को ऐसे इधर उधर रोड पर नहीं फेंकेंगे, उनको हमेशा डस्टबिन में डालेंगे बेटा। इससे बहुत ज़्यादा हैज़र्ड होता है हमारे एनवायरनमेंट को। As a responsible citizen, what measure do you suggest to keep public place clean? यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते देश का, एक कर्तव्यपूर्ण नागरिक होने के नाते देश का, आप कभी भी बेटा पब्लिक प्लेस पे ऐसी चीज़ें नहीं फेंकेंगे, और कीप पब्लिक प्लेस क्लीन, और पब्लिक प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखेंगे, एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक से फ्री करके रखेंगे। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, यानी प्लास्टिक के यूज को जितना कम हो सके बेटा हमें उतना करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट, यानी कि कॉटन और जूट के बने हुए बैग लेकर जाने चाहिए वैन यू आर गो फॉर ए शॉपिंग, जब आप कभी भी शॉपिंग पर जाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। जो वेस्ट बेटा आपके घर में भी दो तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे सब्जियों वगैरह के छिलके हैं, कोई भी खाने के जो वेस्ट है वो बेटा बायोडिग्रेडेबल, आपको पता है मिट्टी में मिल जाएगा, तो उस वेस्ट को क्या करो, एक अलग से डस्टबिन बॉक्स में डालो, और जो प्लास्टिक का सामान है, पॉलीथीन है, उन सारी चीज़ों को बेटा एक दूसरे डस्टबिन में डालो। अलग अलग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करना चाहिए। जिस तरह देखा होगा ना, अभी तो जो शहरों में आपने कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि जो कूड़ा लेने वाले होते हैं उनके पास भी बेटा दो तरह के वो होते हैं। एक तो जैसे भी दो तरह की डस्टबिन बॉक्स आते हैं, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन में बेटा बायोडिग्रेडेबल डालते हैं और ब्लू में बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो हमें भी घर पे भी ऐसे सेग्रीगेट करना चाहिए अलग अलग, ताकि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, दोनों को अलग अलग जगह पे फेंका जा सके। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, अलग अलग इकट्ठे करने चाहिए, एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, और अलग अलग जगह फेंकने चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, अपने आपके घर पे आप ये ट्राई जरूर करेंगे। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? क्या आप कोई और तरीका बता सकते हो बेटा जिससे प्लास्टिक के मटेरियल को कम से कम यूज किया जा सके? तो सोचना इसके बारे में कि हम कैसे कैसे करके प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। ये बहुत अच्छा रहेगा बेटा अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करें, मतलब बार बार यूज़ करते रहें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। हमें पता दो टाइप के प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक तो आप बार बार यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको कबाड़ी वाला भी लेके चला जाएगा, दोबारा से उनका नए बना लेगा। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होते हैं उनको एक बार जो बना दिया ना, उसके बाद वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते बेटा, वो दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिसाइकल। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाओगे भाई, जिनको रिसाइकल कर सकते हैं उनकी एक अलग लिस्ट, और जिनको नहीं कर सकते उनकी एक अलग लिस्ट। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडिड। लेकिन ऐसा होता है बेटा जब रिसाइकलिंग करते हैं तो इतनी ईजी नहीं होती, रिसाइकलिंग के दौरान भी बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो यानी कि दिस लिमिट से, यानी कि बहुत ज़्यादा कलरिंग एजेंट डालने से, फिर बार बार प्लास्टिक को रिसाइकिल करने से वो इतना बेटर नहीं रहता कि उसमें फूड स्टोर कर सकें हम। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक देश का कर्तव्यपूर्वक नागरिक होने के नाते, रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। 4R नहीं बेटा, आपकी नई बुक्स में आपको 5R मिलेगा। यहाँ पे 4R है ना, आपकी नई बुक्स में बेटा आपको 5R मिलेगा। ये पुरानी बुक्स की हो गई, स्क्रीनशॉट मेरे पास। तो 5R याद रखना बेटा। 5R क्या है? पहला R का मतलब है बेटा रिड्यूस, प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम करो, रिड्यूस कम करना। रीयूज, प्लास्टिक की चीज़ों को बेटा बार बार यूज करो, बार बार यूज करो। रिसाइकल, उनको बार बार रिसाइकिल करो, मतलब कि दोबारा से उनको नई चीज़ बनाओ अगर वो वेस्ट ख़राब हो गई हैं तो। रिकवर, उनको रिकवरिंग करने की कोशिश करो जितना उसके ना, प्लास्टिक की चीज़ों को आप अगर घर पे भी कुछ रिकवरिंग करके उनका कुछ और चीज़ बना सकते हो तो करो। और लास्ट होता है बेटा रिफ्यूज। 5th R होता है बेटा रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब भी मना करना, भाई प्लास्टिक को मना करो, ना बोलो कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। तो 5 R क्या है बेटा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, ठीक है।
तो ये पांचों आर के मतलब पता होने चाहिए आपको। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसी हैबिट्स को डेवलप करो बेटा जो इन्वायरमेंट के लिए सही हैं। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, प्लास्टिक के बैग्स को कभी भी वाटर बॉडीज में और रोड पे नहीं फेंकना चाहिए बेटा। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं बेटा, जिस तरह से रिवर, नदी है, लेक है कोई, या फिर कोई भी पौंड है, कोई तालाब है, यानी कोई समुंदर है, यानी कि इन जगहों पे बेटा कभी प्लास्टिक की चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जलीय जीव रहते हैं। और ऑन द रोड, रोड पे भी नहीं फेंकने चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर ए शॉपिंग, जब भी शॉपिंग पे जाओ तो ट्राई करो आप घर से कॉटन का या जूट का बैग लेके जाओ, ताकि प्लास्टिक की थैलियाँ आपको ना लेनी पड़े। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल का यूज को कम से कम करने की कोशिश करो बेटा। फॉर एग्जाम्पल यूज करो एक स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन, प्लास्टिक का लंच बॉक्स मत यूज करो, स्टील का यूज़ करो, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा लेसन इस आई थिंक इसके बाद कहाँ कंप्लीट हो गया है हमारा लेसन। अब आप सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर परसों से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आज आप अपना लेसन कंप्लीट करेंगे, कल आप पूरा रिवाइज करेंगे, फिर परसों से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।